नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता में आपको बताएंगे क्या लाल आतंक पर रेड अलर्ट जारी हो चुका है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों की बेल्ट में पहुंचकर लाल आतंक को ओपन चैलेंज दिया है, आखिरी वार्निंग दी है। अमित शाह ऐसे साहस का परिचय देने वाले देश के पहले गृह मंत्री हैं। टीवी9 भारतवर्ष के पास नक्सली बेल्ट में लोगों से मिलने, विकास के कामों का जायजा लेने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आपको बताएंगे कैसे नक्सलियों के गढ़ में पैदल मार्च करके अमित शाह ने बड़े संकेत दे दिए। इसके बाद विकास और बुलडोजर वाले डबल इंजन पर आधारित योगी वाली कुंजी के चैप्टर खोलेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। पीएम मोदी का विजन और सीएम योगी का मिशन दोनों ने मिलकर कैसे यूपी को बदला है, यूपी के आंकड़ों वाला रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रशासन के बुलडोजर वाले इफेक्ट से लेकर पीएम मोदी की योजनाओं के विकास वाले इफेक्ट तक पूरी पिक्चर आपको समझ में आ जाएगी। 2024 के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और संसद सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी आज दिल्ली में अडानी अडानी और मोदी मोदी कर रहे थे। उधर कर्नाटक में पीएम मोदी पर फूल बरस रहे थे। अचानक कर्नाटक कैसे सियासी घमासान का नया सेंटर बन गया है और दिल्ली से कर्नाटक तक कैसे सियासत में आग ही आग लगी हुई है, इस पर हमने एक खास कुंजी तैयार की है। इसमें राहुल की सदस्यता वाला संकट भी है और बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने कर्नाटक कार्ड भी हैं। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं लाल आतंक को गृह मंत्री अमित शाह के ओपन चैलेंज की। नक्सलियों के गढ़ में जाकर अमित शाह ने ललकारा है। मौका सीआरपीएफ रेजिंग डे का है। वैसे तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 19 मार्च को होता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से रेजिंग डे के समारोह में 1 हफ्ते की देरी हुई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, धमाके के साथ आए, लाल आतंक को ध्वस्त करने वाले तेवरों के साथ आए। छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें आई वो गृह मंत्री अमित शाह का डायरेक्ट संकेत है। जो कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ हुआ, अब वो नक्सलियों के गढ़ में लाल आतंक के साथ होने वाला है। गृहमंत्री अमित शाह नक्सलियों के गढ़ सुकमा जिले के पोटकपल्ली बेस कैंप पहुंचे। पहली बार देश के किसी गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाके में इतनी अंदर तक जाकर रात बिताई। जहां कभी नक्सलियों की बोलती तूती थी, वहां अमित शाह ने हुंकार भरी। जहां नक्सलियों ने 1 साल में 10 हमले किए थे, वहां से अमित शाह की गर्जना पूरे देश ने सुनी। घोर नक्सली बेल्ट में पैदल चलकर नक्सलियों के आकाओं को उन्होंने सीधा संदेश दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से बात की। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाके में आम लोगों की समस्याएं सुनी। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाके में विकास के कामों का जायजा लिया और इसके साथ साथ इस इलाके में सुरक्षा में तैनात जो सीआरपीएफ के जवान थे उनसे भी बात की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सीआरपीएफ दिवस मनाने के बाद अमित शाह सीधे नक्सलियों के गढ़ सुकमा जिले के पोटकपल्ली बेस कैंप पहुंचे। अमित शाह देश के पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने घोर नक्सली क्षेत्र में जाकर घंटों बिताए। जब गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के सुकमा में कैंप और आसपास के इलाकों का दौरा कर रहे थे, तब टीवी9 भारतवर्ष की टीम उनके साथ साथ मौजूद थी। आपको चावल मिलता है? आधे लोग को नहीं है सर, और राशन कार्ड भी नहीं है सर। राशन कार्ड बाकी है। लोग को मिलता है, आधे लोग को नहीं मिलते सर। राशन कार्ड बाकी है सबके। बाकी लोग को नहीं है सर राशन। चलो कराएंगे। चावल लग रहा है जियो का, यही कैंप में, मगर मैंने अचानक ही कहा, पहले हमारे प्रोग्राम में नहीं जी। सर पहले क्या करते थे? सर मैं गांव में था सर। सर नक्सल वाले परेशान करते हैं जी, बीच में कुछ परेशानी था सर। अभी थोड़ा साथ नहीं मिल रहा है। बीच में कुछ अचानक बोलते तो सुन नहीं पाऊंगा क्या। अगर लगे रहे ना पूरे आदिवासियों को मदद करना है सर। सर कितने लोग हो बिहार जी वाले कैंप में? अभी वहाँ 7-8 लोग हैं सर, बाकी पूरा आउटर में सर। तो इससे पहले छत्तीसगढ़ के बक्सर में गृहमंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस के मौके पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है। इस दौरान करनपुर कैंप के परेड ग्राउंड में सीआरपीएफ के जवानों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज स्टंट शो किए।
कुछ सेकंड की रील में देखिए ललकार और हुंकार वाली तस्वीरें। वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। बताना चाहता हूं कि आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है विजय के अंतिम पड़ाव पर जो खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। बूढ़ा पहाड़ और चक्रबंधा और पारसनाथ ये टाई जंक्शन को आज पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कर देश की मुख्य धारा में लाने का काम समाप्त। वामपंथी उग्रवादियों की फंडिंग को स्रोत को रोकने के लिए एनआईए और ईडी द्वारा भी अनेक प्रकार के केस दर्ज कर हम कठोर कार्यवाही कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। आपको एक आंकड़े से बताते हैं कि नक्सली हिंसा की बात करें तो सितंबर 2005 से अप्रैल 2014 तक 14,322 घटनाएं हुई, जो मई 2014 से दिसंबर 2022 तक 52% कम होकर 6,907 हो गई। नक्सली हिंसा में नागरिकों की मौत की बात करें तो सितंबर 2005 से अप्रैल 2014 तक 4,084 लोगों की मौत हुई। इसकी तुलना में मई 2014 से दिसंबर 2022 तक 67% कम होकर ये 1,344 हो गई। नक्सली हमले में सुरक्षा बलों की शहादत की बात करें तो सितंबर 2005 से अप्रैल 2014 तक 1,706 जवान शहीद हुए थे। इसकी तुलना में मई 2014 से दिसंबर 2022 तक 71% कम होकर 465 जवानों के शहीद होने की संख्या है। अब नक्सली बेल्ट में खुद गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना, नक्सली इलाकों में पैदल चलना, लोगों से बात करना, सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना और नक्सलियों को ललकारना, ये तमाम नक्सलियों को संकेत हैं या तो हथियार छोड़ो या फिर सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटो, नहीं तो अंजाम खौफनाक होगा। मोदी सरकार की कार्रवाई की रफ्तार छत्तीसगढ़ के नक्सली बेल्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक तेज है। एक तरफ अमित शाह लाल आतंक के सीने पर चढ़कर गरज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य नागालैंड, असम और मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि सशस्त्र बल अधिनियम 1958 आपसा को असम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ क्षेत्रों से कम करने का फैसला लिया गया है। असम में आपसा को 8 जिलों तक सीमित किया गया, जबकि मणिपुर में 4 थाना क्षेत्रों से इसे हटा लिया गया। वहीं नागालैंड में 3 थाना क्षेत्रों से इसे कम किया गया। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि पूरे असम में साल 1990 से अशांत क्षेत्र अधिसूचना लागू है। 1 अप्रैल 2022 से असम के 9 जिलों और 1 जिले के 1 सब डिवीजन को छोड़कर पूरे असम से आपसा के अंतर्गत अशांत क्षेत्रों को हटा लिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से अशांत क्षेत्रों में और कमी करते हुए इसे सिर्फ 8 जिलों तक सीमित कर दिया गया है। वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक मणिपुर में इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर साल 2004 से ही आपसा लागू किया गया। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 को 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को इससे बाहर किया था। अब 1 अप्रैल 2023 से 7 जिलों के 19 पुलिस थानों से ये हटाया जा रहा है। यहाँ आपको आपसा के बारे में भी बता देते हैं। आपसा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने और बल प्रयोग करने की ताकत होती है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पास किया गया था। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहां भी 1990 में इसे लागू कर दिया गया। आसपा केवल अशांत क्षेत्रों में ही लागू होता है और इसके तहत अशांत क्षेत्र कौन से होंगे ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है।
और सत्ता में अब बात करेंगे एक ऐसे वाहन की जो मूल रूप से अमेरिका में बनाया गया था खेती के लिए, मशहूर है माफियाओं और अपराधियों पर अब एक्शन के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक मॉडल के रूप में राजनीति में जबरदस्त रूप से ये ट्रेंड हो रहा है। आप समझ गए होंगे उस वाहन को, उस शब्द को, और उस मॉडल का नाम है बुलडोजर। इसका आविष्कार अमेरिका में जरूर हुआ था, लेकिन इसकी राजनीति और प्रशासनिक पावर वाली पहचान यूपी में योगी सरकार में मिली। आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर आज लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने करीब 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हर मोर्चे पर अपनी सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सीएम योगी के एक्शन वाले कोड वर्ड्स की है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को नई पहचान जीरो टॉलरेंस की नीति से मिली है। उत्तर प्रदेश अब उपद्रवियों के लिए नहीं है, उत्सवों के प्रदेश के रूप में यह जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफिया के लिए नहीं, महोत्सव के लिए जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज जैसे शब्द अतीत के बन गए हैं। यूपी में जाति, मजहब, परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसी समस्या अब नहीं है। तो सवाल है, क्या सीएम योगी का ये माफियाओं और अपराधियों के लिए सीधा संदेश है? पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील से समझिए कि कैसे यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई ने क्रिमिनल्स की कमर तोड़ दी है। आगे आपको योगी सरकार के विकास वाले रिपोर्ट कार्ड के दिलचस्प आंकड़े भी दिखाने वाले हैं। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है, उत्तर प्रदेश की टीम ने उसे संभव बना दिया है। कोई जिलाधिकारी, कोई पुलिस अधीक्षक अपना पूरा टेन्योर पूरा कर रहा है जनपदों में, अन्यथा ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे सब। तो वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। तो जब भी यूपी का जिक्र होता है, कानून व्यवस्था सबसे पहले जुबान पर आती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूपी में माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। बुलडोजर वाले एक्शन से लेकर एनकाउंटर तक की चर्चा पूरे देश में होती है। यूपी सरकार की ओर से एक्शन को लेकर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले 1 साल में यूपी में 21 अपराधियों का काला साम्राज्य तबाह कर दिया गया, जिसमें 25,000 के इनाम वाले 3052 अपराधी गिरफ्तार हुए। इतना ही नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत 70 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का दावा भी किया गया। यूपी सरकार के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट अधिनियम में 3903 मुकदमे दर्ज किए गए। गैंगस्टर एक्ट में 12513 बदमाश सलाखों में अब सजा काट रहे हैं। माफियाओं की बात करें तो दूसरी बार योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद 354 माफिया पर एक्शन हुआ है और 186 केस दर्ज भी किए गए हैं। 9 आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त कानून NSA लगाया गया है, जबकि 61 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई। 1 साल में कुल 89 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई। हिस्ट्री शीटर्स के करीबियों की 1849 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। तो एक तरफ माफियाओं पर बुलडोजर वाला एक्शन, बदमाशों में एनकाउंटर वाला डर, वहीं दूसरी ओर जनहित वाली योजनाएं। यूपी सरकार का फोकस शुरू से ही इन्हीं 2 चीजों पर रहा है। इन्हीं 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार की ओर से रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया। हमने आपको यूपी सरकार के दिए गए आंकड़ों से बताया कि किस तरह यूपी में योगी राज में मिट्टी में माफियाओं को मिला दिया गया। अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने जनहित योजनाओं पर क्या क्या काम किया, किसानों के लिए क्या किया,
गरीबों के लिए क्या किया, रोजगार पर क्या काम हुआ, कुछ सेकंड के रील में सीएम योगी के दावे और वादों की झलक देखी। आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। इसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। बुंदेलखंड जो आर्थिक रूप से विपन्न माना जाता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये योजना आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में और दुनिया में एक नई धूम मचा रहा है। टैबलेट और स्मार्टफोन देने वाला ये देश का पहला राज्य है जो अब तक 2 करोड़ युवाओं को ये सुविधा देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। मेट्रो देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो चल रही, 5 सिटी में चल रही है। 6ठी सिटी हमारी आगरा में कार्य चल रहा है। हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील है। 12 एयरपोर्ट पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 स्थान पर भी है और देश के अंदर अचीवर स्टेट के रूप में अपना स्थान भी बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को डबल करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इसमें सबसे अधिक स्मार्टफोन का उत्पादन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में जो 18% थी, आज वो घट करके लगभग 3 और 4 के बीच में है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सचमुच अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं है। तो जैसे किसी भी एग्जाम में नंबर देना शिक्षक का काम होता है, ठीक उसी तरह लोकतांत्रिक सत्ता और सरकार में नंबर देना जनता का काम है। यही वजह है कि योगी सरकार ने जनता के लिए किए गए कामों का पूरा ब्यौरा पेश किया। इस पर एक नजर भी डाल लेते हैं। यूपी सरकार के मुताबिक 15 करोड़ परिवार को फ्री राशन दिया गया। 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन दिए गए। कन्या सुमंगला योजना के तहत 14,86,000 लोगों को फायदा हुआ। SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से 6,93,000 महिलाओं को फायदा हुआ। यूपी सरकार के मुताबिक 98,28,000 लाभार्थियों को पेंशन दी गई। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को 17,62,000 घर भी दिए गए। ये योगी सरकार के ऐलान के कुछ बड़े हिस्से हैं। इसके अलावा विवाह अनुदान राशि 35 से बढ़ाकर 51,000 करने की बात भी कही गई। भरण पोषण अनुदान से 11 लाख दिव्यांगों को मदद देने का भी जिक्र किया गया। और सत्ता में अब बात सियासी शनिवार की। वैसे तो आज शनिवार है, सत्ता के न्यूज मित्रों का मूड वीकेंड का होगा, लेकिन सत्ता के खिलाड़ियों का मूड वीकेंड वाला बिल्कुल भी नहीं है। खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी के लिए आज का दिन बहुत व्यस्त और गहमा गहमी वाला रहा। कल संसद की सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी आज दिल्ली में थे और नरेंद्र मोदी कर्नाटक में। राहुल गांधी के दिल्ली वाले कार्यक्रम पर बाद में आते हैं। पहले बात करते हैं कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के माइक्रो चुनावी मैनेजमेंट की, जिसके तहत उन्होंने 2023 के पहले 3 महीने के 84 दिनों में कर्नाटक का 7वां दौरा किया। कर्नाटक में कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान होने वाला है और बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के लोगों में बीजेपी के नेटवर्क की रीच बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं।
पीएम मोदी की मौजूदगी बीजेपी के लिए चुनावी टावर की तरह है, जिससे वोट खींचने वाले सिग्नल छोड़े जा सकते हैं। पीएम मोदी के आज कर्नाटक पहुंचने से पहले के 24 घंटे में 4 बड़ी बातें हुई, जिसके इर्द गिर्द पूरी सियासत चक्कर लगा रही है। ये चारों बातें पहले समझ लीजिए, फिर आपको पीएम ने क्या क्या कहा वो भी बताएंगे। तो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। पहली, प्रियंका गांधी ने कहा राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का बदला कर्नाटक जीत कर लेंगे। प्रियंका गांधी के ये कहते ही आज सुबह कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार, सबसे जो बड़े उम्मीदवार हैं सिद्धारमैया, उन्होंने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को सरेआम थप्पड़ मार दिया। इस बीच सबसे बड़ी बात यह हुई कि कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को मिले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया। इसे वोकालिगा और लिंगायत समुदाय में जोड़ दिया गया। इससे क्या फायदा और नुकसान होगा ये आगे आपको बताएंगे। पहले पीएम मोदी के आज के कर्नाटक वाले शो पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा आज विकास की सुंदरता और राजनीतिक बढ़त वाली तस्वीरों से भरा पूरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकबल्लापुरा में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। इस इंस्टीट्यूट में कॉलेज और मेडिकल की पढ़ाई मुफ्त में होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के फेज 2 की 13.71 किलोमीटर लंबी लाइन का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने व्हाइट फील्ड से केआरपुरम तक की मेट्रो लाइन की भी शुरुआत की। उन्होंने नई बनी मेट्रो लाइन में यात्रा भी की। इस मेट्रो लाइन को 4,250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 12 मेट्रो स्टेशन भी बनाए गए हैं। इस सब के बाद पीएम मोदी का राजनीतिक कार्यक्रम था। दावणगेरे में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के समापन में वो शामिल हुए और यहां उन्होंने इतनी राजनीतिक हमले बोले कि इनकी गूंज पूरे चुनाव में सुनाई देने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए ये छोटी सी रील देखिए। चिकबल्लापुरा आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है। ऐसा लग रहा है जैसे विजय महोत्सव मनाने की रैली है। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन को भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदल दिया है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये दिन रात काम करने वाली डबल इंजन की सरकार है। कर्नाटका के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरी है, जबकि कांग्रेस कर्नाटका को नेताओं की तिजोरियां भरने वाले एटीएम के रूप में देखती है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुलेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। और पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी की चर्चा करें उससे पहले उस बड़ी खबर पर लौटते हैं जो पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले हुई। कर्नाटक सरकार ने राज्य में मुस्लिमों को मिलने वाले 4% के आरक्षण को खत्म कर दिया और ये आरक्षण वो कलिगा और लिंगायत समुदाय को दे दिया। सवाल ये कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। कर्नाटक में 13% मुस्लिम हैं, वो कलिगा और आबादी उसकी 15% है और लिंगायत की 18% है। लिंगायत समुदाय बीजेपी का वोटर माना जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस की ओर और वो कलिगा जेडीएस की ओर झुकाव रखता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बीजेपी की कोशिश है कि लिंगायत के साथ साथ उसे वो कलिगा समुदाय का वोट भी मिले, जबकि आरक्षण छीनने से मुस्लिम समुदाय बीजेपी का मजबूती से विरोध करेगा तो एंटी पोलराइजेशन में बीजेपी को हिंदू वोटों का फायदा हो सकता है। इन्हीं वजहों से चुनाव के ऐलान से कुछ दिन पहले बीजेपी ने मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दिया। लेकिन खत्म सिर्फ मुस्लिमों का आरक्षण नहीं हुआ है, खत्म कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी हुई है।
मोदी सरनेम पर 2 साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 हिस्सों में थी और करीब 30 मिनट लंबी थी। पहले हिस्से के 8 मिनट में उन्होंने अपनी बात कही और 22 मिनट बाद के दूसरे हिस्से में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। कल से मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या है, राहुल गांधी आगे क्या करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के लिए यह आज का सबसे बड़ा सवाल नहीं था। अपनी 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इसे कानूनी मामला बताकर एक किनारे कर दिया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का करीब 80% समय पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी को समर्पित रहा। अगर राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमलावर शब्दकोश देखेंगे तो इसमें अडानी शब्द टॉप पर है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 बार अडानी शब्द का इस्तेमाल किया, 10 बार मोदी शब्द का इस्तेमाल किया, 10 बार मोदी और अडानी शब्द साथ में कहे, हिंदी में 2 बार डर शब्द का प्रयोग किया और अंग्रेजी में 6 बार स्केर्ड शब्द का इस्तेमाल किया। यानी कुल मिलाकर ये राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम नरेंद्र मोदी, उद्योगपति गौतम अडानी और डर के माहौल के इर्द गिर्द रही। आप ये कह सकते हैं कि इस तस्वीरों के जरिए राहुल गांधी अपनी राजनीति को या फिर कल तक जो कुछ हुआ उसे अपने बयान के जरिए सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? अदानी जी का पैसा नहीं है। एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है, देश अदानी है और अदानी देश है। मैं अदानी जी पे सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है? यह ओबीसी का मामला नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता। तो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी क्लियर किया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सांसद रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने TV9 भारतवर्ष के सवाल पर यह भी क्लियर किया कि वो माफी नहीं मांगेंगे, उनका नाम सावरकर नहीं है। ओबीसी के अपमान के बीजेपी के आरोपों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में, कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, यह ओबीसी का मामला नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी। मगर सवाल यही है, 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? तो राहुल गांधी के इस तीखे हमले का जवाब बीजेपी की ओर से तुरंत आया। बीजेपी यहां पर एक बात को लेकर बहुत क्लियर दिखी, वो है ओबीसी समुदाय के अपमान का बदला। राहुल गांधी के ओबीसी समुदाय के अपमान की बात को खारिज करने के बाद भी बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी को इसी मुद्दे पर घेरा। अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। उन्होंने क्या कहा था? ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में।
तो लोकसभा की सदस्यता जाने पर राहुल गांधी इसे कानूनी मामला बताकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे हालात में कुछ दिलचस्प सवाल भी ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल ये कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ मीडिया प्रभारी और उनके सलाहकार जयराम रमेश भी थे। जयराम रमेश ने ऐसे ही एक आपराधिक मानहानि के मामले में एनएसए अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगी थी और इस माफी से अपनी सदस्यता बचा ली थी, लेकिन यही सलाह उन्होंने राहुल गांधी को नहीं दी। सवाल यह भी कि कांग्रेस में इतने बड़े बड़े वकील हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो फुल टाइम वकील और पार्ट टाइम नेता हैं। ऐसे में सवाल यह कि जब ये पूरा मामला चल रहा था तो क्या राहुल गांधी को समय समय पर सही कानूनी सलाह नहीं दी गई? आखिर जब सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया तो उनके वकीलों ने तुरंत कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? क्या इस मामले में राहुल गांधी को सही सलाह नहीं दी गई? कल ये सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उठाया था। हालांकि इन सब के बीच कुछ विपक्षी दलों के नेताओं का राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा। राहुल गांधी को समर्थन देने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी से डर के उनकी सदस्यता खत्म कर दी। हालांकि 2013 में अरविंद केजरीवाल 2 साल की सजा पर सदस्यता खत्म होने का समर्थन कर रहे थे, राष्ट्रपति से मिलने तक पहुंच गए थे। राजनीति में समय कितना बड़ा अंतर पैदा कर देता है, उसे इस बयान के जरिए महसूस कीजिए। हम लोग अभी राष्ट्रपति जी से मिले और हमने उनको बताया कि जो ऑर्डिनेंस सरकार लाने जा रही है उस ऑर्डिनेंस से इस देश की सारी जनता बहुत खफा है, बहुत गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, वो जजमेंट बेसिकली संसद के अंदर दागी लोगों को ना लाने के लिए था, ताकि जो संसद के अंदर दागी लोग बैठे हैं अगर उनको सजा मिलती है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो वाला बिल जो है वो अभी संसद के अंदर स्टैंडिंग कमेटी को दिया हुआ है। जब वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है तो ऑर्डिनेंस लाने की अभी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सारे देश की जनता चाहती है कि राष्ट्रपति जी उस ऑर्डिनेंस पे साइन ना करें और उसको वापस भेजें। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। तो राजनीति इसे ही कहते हैं, वक्त के हिसाब से कब किस तरफ करवट बदल ले कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, वक्त ने यहाँ भी करवट ले ली है। सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी सलाह हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।